नमस्कार दोस्तों, ये इतिहास सीरीज का 7वां वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य काल। मौर्य काल में क्या क्या पढ़ेंगे जो 5 मार्कर और 11 मार्कर में पूछ सकता है। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। फिर एक धम्म नीति पर आप पे 5 और 11 नंबर दोनों में पूछ सकता है। धम्म नीति, धम्म नीतिक विशेषताएं और धम्म के प्रचार हेतु किए गए उपाय। फिर मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था और नवा सवाल अशोक महान क्यों है, ये एक बार पूछ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला सवाल जो आपसे 5 नंबर में पूछेगा, मौर्यकालीन जानकारी स्रोत लिखिए। तो मौर्यकाल की जानकारी को पहला लिख के आओगे साहित्यिक स्रोत। कौन सा हो गया? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? अर्थशास्त्र के रचनाकार थे कौटिल्य। और ये 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र हमें मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फिर आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस लिखा था विशाख दत्त ने। फिर इसके अलावा दिव्यदान और दीप महावंश, ये बोधकालीन ग्रंथ है। वहीं बात करें परिष्ट पर्वम, ये जो है जैन ग्रंथ है और इसके रचनाकार है हेमचंद्र, ये हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र। फिर आता है दूसरा साक्ष्य होता है पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें हम अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए। फिर इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, चंद्रगुप्त का राजप्रसाद, इस और सिक्के तथा मोहरे। सिक्के और मोहरे हर राजकाल में हमें मिलते हैं। फिर आता है तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। इंडिका एक पुस्तक है, मेगास्थनीज की इंडिका। स्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलमी, ये सब मौर्य काल में आए थे और इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा उससे हमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। तो ये 5 नंबर का आपका एक उत्तर तैयार हो चुका है। अगला जो सवाल बनता है, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था पे 5 नंबर और 11 नंबर में दोनों में पूछ सकता है। तो देखो कीवर्ड लिख रखे हैं। आपको शॉर्ट नोट्स की बड़ी चिंता रहती है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो जिस तरीके के ये जो मेरे नोट्स दिख रहे हैं ना, यही शॉर्ट नोट्स कहलाते हैं। सबसे पहला मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था में लिख के आओगे कि राज्य व्यवस्था के उद्देश्य क्या क्या थे। तो राज्य व्यवस्था कोई भी बनाएगा, आज भी हम बनाते हैं, तो क्या करते हैं, हमको चाहिए कि साम्राज्य एकता में रहे और अखंड रहे। तो ये पहला उद्देश्य होता है। साम्राज्य का विस्तार होता रहे, आज ये मैसूर तक है तो और आगे फैल जाए। फिर राजस्व प्राप्ति किसी भी राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। और चौथा, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चौथा मुख्य उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज, मतलब जो जनता है उनकी भलाई का काम होता रहे। फिर दूसरा क्या था राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता, तो हम लिख कर आएंगे दूसरा पॉइंट, राजनीतिक स्वरूप कैसा था। तो राजनीतिक स्वरूप था राजतंत्रात्मक, मतलब राजा शासन करता था। राजा का पद कैसा था? वंशानुगत, पिता के बाद बेटा ही राजा बनता था। चौथा, राजा के पद का अर्धदेवीकरण हो चुका था। अर्धदेवीकरण से मतलब क्या हो गया कि जो राजा को शक्ति प्राप्त हो रही है, वो शक्ति आपको प्राप्त हो रही है किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। और लोक कल्याणकारी अवधारणा थी राजा की कि जनता का कल्याण होते रहना चाहिए। फिर आप बात करते हैं प्रशासन की। तो प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, तो केंद्रीय प्रशासन का मुख्य कौन होगा? तो प्रमुख राजा होगा। प्रमुख अधिकारी कौन थे? 18 तीर्थ और 27 महामात्य थे, जैसे कि प्रधानमंत्री, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रतिष्ठा और पण्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष। ठीक है। समाहर्ता क्या था? समाहर्ता राजस्व का काम करता था। सन्निधाता जो था कोषाध्यक्ष था। इसी तरीके सेनापति सेना का काम देखता था। युवराज राजा का जो लड़का होता है। प्रतिष्ठा क्या होता था? फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था। जैसे CJI है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी तरीके से प्रतिष्ठा हुआ करता था। व्यवहारिक क्या होता था? तो दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था। पण्याध्यक्ष का काम था वाणिज्य विभाग। फिर आता है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष का छापे खाना नोट वगैरह छापने वाला काम करते हैं। और पोतवाध्यक्ष क्या होता था? मापतोल का अधिकारी था। तो आपको सिर्फ यही प्रमुख अधिकारियों के नाम लिखिए ना, 4-5, बस इससे आपका काम हो जाएगा। फिर इसके अलावा आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में लिख के आना, अर्थव्यवस्था में 5 प्रांतों का उल्लेख है। प्रांत का प्रमुख कौन होता था? तो राजा का जो लड़का कहलाता है कुमार, वो प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख था। महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र की सलाह ली जाती थी। तो देखो प्रांतीय प्रशासन के नीचे ऐसा एक गोला बनाना, यहाँ लिखना प्रांत और इस तरीके से 5 डब्बे बना देना। ठीक है। तो प्रांतों के नाम में पहला लिख के आना कलिंग, उत्तरापथ,
फिर इसके अलावा दक्षिणापथ, अवंती और प्राची। अगर आपको ये नाम याद रह जाए तो कौन कौन से, कलिंग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और प्राची, ये नाम अगर आपको याद रह जाए तो क्या बात है। फिर जो प्रांत था मंडल में बटा हुआ था, मंडल का प्रमुख कहलाता था प्रमुख प्रादेशिक। तो आपको है ना इस तरीके का एक डब्बा बनाना और यहाँ लिखना प्रशासनिक विभाजन। सबसे पहले केंद्र, केंद्र के नीचे प्रांत, प्रांत के नीचे मंडल, मंडल के नीचे जिला और जिले के नीचे ग्राम। केंद्र का प्रमुख कौन था, तो राजा था। प्रांत का कौन कहलाता है, कुमार कहलाता है। जिला का, और इस तरीके से आगे देखते हैं। फिर जिला का प्रमुख क्या कहलाएगा, विषयपति, और प्रमुख अधिकारी कौन थे इस विषय में, रज्जुक और युक्त। फिर अगला आता है ग्रामीण प्रशासन। तो ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कहलाता है ग्रामीणी, और यहाँ पर स्वशासन का अधिकार था, जैसे ग्राम पंचायत आज के दौर में हम देख रहे हैं। फिर आता है नगरीय प्रशासन, उनका कैसा था, तो इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। तो अगर आपसे मेगास्थनीज या इंडिका पर 3 मार्कर पूछे तो ये वाला लिख के आ सकते हो कि इंडिका से हमें मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। प्रशासन से संबंधित 6 समितियाँ थी, जैसे जनसंख्या समिति, उद्योग समिति भी थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। राज व्यवस्था में उनका राजनीतिक जीवन में न्यायिक प्रशासन था कि नहीं, था, बिल्कुल था। तो न्यायिक प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन कहलाएगा, तो न्यायिक प्रशासन का प्रमुख अधिकारी राजा हुआ करता था। जैसा कि हम देखते आए ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, सिंधु सभ्यता, सब में प्रमुख यही होंगे। सिंधु सभ्यता में राजा का कॉन्सेप्ट नहीं था। सर्वोच्च अधिकारी कौन था, राजा था। धर्मस्थयी क्या करता है, तो दीवानी अदालत थी। और कंटक सोलन तो जो था फौजदारी न्यायालय कहलाता था। आपको सिर्फ कीवर्ड लिखकर आना है, स्पेस नहीं है। 9 लाइन मिलेगी, 9 लाइन में आप क्या ही लिख दोगे। फिर आता है राजस्व प्रशासन। तो राजस्व प्रशासन के साथ तो केंद्रीय पद्धति पर आधारित था, मतलब केंद्र टैक्स लगाता था और ये ऊपर से नीचे की ओर टैक्स पहुंचता रहता था। राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन था, तो समाहर्ता था, ये टैक्स कलेक्शन का काम करा करता था। अब देख लेते हैं सेना कैसी थी। तो भैया सेना जो थी महाजनपद काल में हम देखते हैं कि स्थायी सेना चालू हो चुकी थी। तो मौर्य काल में स्थायी सेना का गठन हो चुका था। कौन कौन सी सेना आ गई, अश्व सेना मतलब घोड़ा, गज, पैदल सेना, ये तीनों प्रकार की सेना हमें मौर्य काल में देखने को मिल रही है। गुप्तचर भी रहे होंगे, बिल्कुल थे। गुप्तचर प्रशासन कैसा था, तो गुप्तचर में संस्था और संचार जो गुप्त लोग थे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और संस्था एक ही जगह रहकर जनता की नब्ज टटोला करती थी। इस तरीके से हमने राजनीतिक व्यवस्था मौर्यकाल की देख ली है। अब देख लेते हैं मौर्यकाल का आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो देखो भैया, जब भी आर्थिक व्यवस्था की बात आया ना, तो 3 पॉइंट, कृषि, दूसरा लिख के आओगे पशुपालन, ये कुछ है ना जो आपको हर मतलब सिंधु सभ्यता से लेके आप वर्तमान तक, तो ये तो लिखना ही लिखना है। तीसरा आप ये याद कर लो, यातायात एवं संचार के साधन, ये आर्थिक व्यवस्था में जाएंगे। ये पॉइंट आपको अगर उत्तर नहीं भी आ रहा ना कुछ भी, तो उठा के चेप देना। अब देखो उस दौरान की कृषि कैसी थी, तो अच्छे बीज तथा उपकरणों का उपयोग कर रहे थे, ये राजा महाराजा प्रदान कर रहे थे। फिर सिंचाई हेतु सुदर्शन झील तथा कुओं का निर्माण करवाया गया। युद्ध बंदी जो थे, युद्ध में जो हार जाते थे दास बन जाते थे, दास, इनका प्रयोग कृषि कार्य हेतु होने लगा था। अब देख लेते पशुपालन कैसा था। तो पशुपालन के लिए सार्वजनिक चारागाहों का निर्माण करवाया गया सम्राट के द्वारा। विविधा अध्यक्ष जो था पशुपालन का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। और हम देखते हैं अशोक ने पशु बलि प्रतिबंध पर लगा दिया। तो कौन से शिलालेख में, फर्स्ट शिलालेख में हमें मिलता है कि अशोक भैया ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आगे देख लेते हैं इस काल का शिल्प उद्योग कैसा था। तो शिल्प उद्योग हम देख रहे हैं अशोक जो भैया स्तंभ लेख खुदवा रहा है, ठीक है, ऐसे करके स्तंभ लेख खुदवा रहा है, यहाँ पर जानकारी लिखा रखती थी। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी शिल्प बन रहा है, लोहे पत्थर को काट के बना रहे हैं। श्रेणी नामक एक संगठन हुआ करता है जो व्यावसायिक संगठन था, जैसे आज हो रहा ना फिक्की वगैरह होते हैं, ऐसी व्यावसायिक संगठन था। ये जो था ना मापतोल के मापदंड निर्धारित करता था, मौद्रिक नीति वगैरह बना। मौद्रिक नीति से मतलब कि भैया किस चीज़ का क्या रेट होंगे। फिर मालवा, शिल्प उद्योग में मालवा जो था सूती वस्त्र उद्योग था, और बंगाल में मलमल के वस्त्रों का निर्माण हुआ करता था। शिल्प उद्योग हो गया। अब वाणिज्य व्यापार देख लेते हैं। तो वाणिज्य व्यापार का प्रमुख अधिकारी था पण्य अध्यक्ष
ये तो आपसे 3 मार्कर में पूछ सकता है पढ़ने अध्यक्ष। आंतरिक व्यापार और वाह व्यापार दोनों था। वाह व्यापार में हम देखते हैं सूती वस्त्र, हाथी दांत, महंगी शराब। ये जो हाथी दांत और महंगी शराब है हम क्या करते थे, आयात करते थे और सूती वस्त्रों का निर्यात करा करते थे। आगे देखते हैं यातायात एवं संचार के साधन। तो यातायात या संचार के साधन में हम देखते हैं, साधन में देखते हैं उत्तरापथ करके एक राजमार्ग था जो प्रमुख मार्ग हुआ करता था। इसी तरह बंदरगाह थे, ताम्रलिप्ति, भड़ोच और सोपरा, ये मौर्य काल में प्रमुख बंदरगाह थे। अब आगे देख लेते हैं भैया, मुद्रा व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। मुद्रा व्यवस्था में क्या क्या होगा, सोना, चांदी, तांबे की मुद्रा, पर्ण जो थी चांदी की प्रमुख मुद्रा हुआ करती थी। फिर अगला पॉइंट लिख के आओगे आपका 7वां पॉइंट कि नगरीकरण था। हम देख रहे हैं कि जब टैक्स कलेक्शन होगा तो नगर का विस्तार होते चला जाएगा। तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और मथुरा ये प्रमुख नगर थे। तो हमने इस तरीके से आर्थिक व्यवस्था कर ली। ये 5 नंबर और 11 नंबर में आप उत्तर लिखी आओगे, ऐसी मुझे संभावना है। चलिए मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो हम देखते आए हैं ऋग्वैदिक काल से लेके अब जितने भी आपके पीरियड आएंगे उनमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व अस्पृश्यता का विस्तार, स्त्रियों की दशा में गिरावट, ये पॉइंट आपको लगातार लिखने। तो वर्ण व्यवस्था में क्या होगा भैया, वर्ण व्यवस्था में सर्वप्रमुख स्थान किसको मिलेगा, तो ब्राह्मणों को प्रमुख स्थान है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण वर्ण संकर जाति का उदय देखने को मिलता है। तो आपको 2 पॉइंट लिख कर आना ऐसे करके कि ब्राह्मण व्यवस्था को सर्वोच्च स्थान और संकर जातियों का उदय हो रहा है। दूसरा आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था हम जानते हैं कौन कौन से हो गए जो व्यवस्था इस काल में देखने को मिलती है। फिर तीसरा पॉइंट लिख के आओगे जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता का विस्तार, क्योंकि हम देख रहे हैं संकर जाति का विस्तार हो रहा है। तो संकर जाति का विस्तार होगा तो ब्राह्मण लोग इन जातियों को समाज से बाहर करना चालू कर देंगे। फिर आता है स्त्रियों की दशा में गिरावट हो गई। कैसे, क्योंकि इस काल में हमें सती व्यवस्था सती प्रथा देखने को मिलती है, तलाक देखने को मिलती है, पर्दा, वेश्यावृत्ति, ये सब देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं 5वां पॉइंट क्या होगा, दास व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। हमने देखा था ना कि दासों को कृषि कार्यों में लगाया जा रहा था। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। बस एक ये पॉइंट लिखना और इसको इस तरह अंडरलाइन करिए आना, मतलब चेकर को ये पॉइंट दिखना चाहिए कि आपको अर्थशास्त्र के बारे में पता है। फिर 6वां पॉइंट क्या लिखोगे, शिक्षा। तो शिक्षा जैसा कि हम देखते हैं क्या मिलेगी, धर्म, व्याकरण, अर्थ, राजनीति की शिक्षा। प्रमुख केंद्र कौन से थे शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैन और बनारस। मनोरंजन के साधन में जैसा कि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अभी तक कि जुआ, शराब, शिकार, मुर्गा को लड़ाना। खान पान में क्या होगा, शाकाहार और मांसाहार, कुछ भी लिख देना, मुर्गा, मछली, इस तरीके की चीज़ें लिखे आना, नंबर आपके पक्के हो गए। तो इस तरीके से हमने मौर्यकालीन की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था देख ली। अब बात कर लेते हैं धम्म की नीति। तो धम्म की जो नीति थी उसके उद्देश्य क्या थे। तो जब भी आपसे धम्म की नीति की क्वेश्चन आए ना और 11 नंबर में अगर आ जाए तो आपको इस तरीके से उद्देश्य लिखना है और ऐसे करके 3 पॉइंट कोई भी लिखे आना। राजनीतिक में क्या होगा, बृहद समाज की एकता व अखंडता स्थापित करने के लिए। आर्थिक में क्या होगा, कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन कैसे दे दिया भैया, पशु बलि पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था अशोक ने। सामाजिक उद्देश्य क्या होगा, विभिन्न भाषा भाषी नस्ल के मध्य एकता बनाना और मध्य सौहार्द की स्थापना करना। फिर आता है साम्राज्यवादी उद्देश्य क्या था, धम्म शक्ति द्वारा विदेशों में प्रभाव स्थापना। हम देख रहे हैं वियतनाम, जापान वगैरह में आज हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रभाव है, मतलब भारत का प्रभाव है। श्रीलंका में आज भारत का प्रभाव है। अब बात करते हैं अशोक का धर्म था क्या, बौद्ध धर्म था क्या। तो हम बौद्ध धर्म से समर्थन में पॉइंट लिख देते हैं। क्या लिख के आएंगे, पहला पॉइंट अशोक बौद्ध धर्म था। कैसे था, मतलब अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था। भाब्रू अभिलेख में त्रिरत्नों पर आस्था की बात की गई है, पहला पॉइंट। दूसरा लिख के आओगे, निगाली सागर अभिलेख में मनक मुनि स्तूप के संवर्धन की बात की गई है। इससे भी हमें लग रहा है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित था धम्म। फिर तीसरा पॉइंट, रोमनदेही अभिलेख में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, इसका वर्णन हमें देखने को मिल रहा है। फिर अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, तो कुंडलवन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता कनिष्क ने करी थी आगे चल के।
फिर पांचवा, विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे अशोक ने। हम देखते हैं कि श्रीलंका, चीन वगैरह में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे थे। फिर आता है बौद्ध स्तूप का निर्माण, सांची के स्तूप का निर्माण, तथा इसने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था। इस आधार पर हम कहते हैं कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित था। लेकिन बौद्ध धर्म से भिन्नता के भी आधार है। तो आप ऐसे अगर वो पूछे ना बौद्ध धर्म, अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था, तो ये वाले पॉइंट लिख के आना, लेकिन ऐसे करके एक डब्बा बनाना राइट हैंड साइड में और भिन्नता के पॉइंट भी लिख देना। भिन्नता क्या क्या है, जैसे कि 4 RSS सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शीलों का उल्लेख हमें अशोक के धम्म में देखने को नहीं मिलता है। फिर दूसरा पॉइंट, धम्म में महात्मा बुद्ध का उल्लेख भी नहीं है कहीं कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा ऐसा कहा, उनका उल्लेख नहीं मिल रहा हमें। फिर इसके अलावा अशोक ने ब्राह्मण धर्मों को भी दान दिए, तो भैया इससे ये भी ज्ञात हो रहा है कि अशोक ने ब्राह्मणों को दान दे दिए। तो ये कहाँ बात आ रही है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर धम्म में सभी धार्मिक नीतियों बातों का समावेश किया गया है। फिर चौथा पॉइंट, अशोक ने आजीविकों हेतु गुफा निर्माण करवाया था। अगर वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था तो ये सब काम क्यों करता। फिर अगला पॉइंट लिख के आएंगे, अशोक का धर्म ब्राह्मण धर्म था। क्या आधार है हमारे पास कहने के, और इसका समर्थन करा फादर हरेश ने। क्या बात कही उन्होंने कि स्वर्ग और नरक की बात की गई है। हम देखते हैं धम्म में, अशोक के धम्म में स्वर्ग और नरक की बात की गई है। दूसरा, ब्राह्मण धर्म के आचरण शुद्धता की बात की गई है अशोक के धम्म में। ब्राह्मण धर्म को अशोक ने दान दिया। फिर आखिरी में आप लिख कर आओगे निष्कर्ष, इन सब आधारों पर धम्म को बौद्ध धर्म नहीं कहा जा सकता। ना ही अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ना ही उसने बौद्ध धर्म को राजनीतिक धर्म घोषित किया था। तो इसलिए अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं था। अब बात करते हैं अशोक की धम्म नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो क्या था, अशोक का जो धम्म था वो विभिन्न धर्मों के, बहुत सारे धर्मों के नैतिक विचारों का संग्रह था। तो दुनिया भर के जितने भी धर्म है बेसिकली वो नैतिक विचार है। दूसरा उद्देश्य क्या है अशोक के धर्म का मनुष्य का भौतिक व आध्यात्मिक उत्थान करना, कि भैया आप मतलब आध्यात्मिक रूप से ठीक हो जा। फिर तीसरा पॉइंट लिख के आओगे, अहिंसा की अवधारणा पर आधारित था अशोक का धर्म। हम जानते हैं पशु बलि की निंदा प्रथम अभिलेख में हमें देखने को मिल रही। चौथा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का समर्थन करता है अशोक का धर्म। पांचवा पॉइंट, विश्व बंधुत्व की अवधारणा का समर्थन। और छठा पॉइंट लिख कर आओगे, सर्वधर्म संभाव की भावना। सर्वधर्म संभाव की भावना मतलब 12वें अभिलेख में इसने ये बात कही थी, 12वें अभिलेख में कहा था कि सभी धर्मों का आप सम्मान करो। फिर 7वां पॉइंट, सरल उपासना पद्धति व कर्मकांड का विरोध, मतलब बहुत इजी बात कर रहा है कि आपको पूजा पाठ कैसा करना, बहुत सिंपल वाली बात। और कर्मकांड का विरोध, इस तरीके से हमें धर्म की नीति की विशेषताएं बतला दी हमने। अब बात एक और सवाल जो पूछेगा, अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु क्या क्या उपाय किए, ये आपसे 5 नंबर और 11 नंबर में पूछ सकता है। तो अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु स्तंभलेख और शिलालेख बनवाए, स्तंभलेख और शिलालेख बहुत बनवाए। फिर दूसरा, अशोक ने स्थानीय जनभाषा में प्रचार किया धर्म का। कौन सी स्थानीय भाषा, पाली भाषा में इसने प्रचार करा। इसके अलावा धम्म महामात्र की नियुक्ति करी इसने, सार्वजनिक गोष्ठियों का आयोजन करा, पड़ोसी राज्यों में राजदूत भेजे, श्रीलंका में, वियतनाम वगैरह में इसने अपने राजदूत भेजे थे। धर्म विभाग की एक अलग स्थापना कर दी इसने। फिर बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, तृतीय बौद्ध संगति का अशोक ने आयोजन करवाया था। तो ये 7 पॉइंट आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिख देना। वैसे वहाँ पे 5 लाइन का स्पेस रहेगा, तो आप राइट साइड में 6 और 7 करके पॉइंट लिख कर आ जाना। चलिए अब बात आती अशोक के मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया। तो पतन के हम देख लेते कारण। पहला कारण था ब्राह्मणों में असंतोष आ गया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अशोक जो है बौद्ध धर्म को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, तो इससे ब्राह्मण नाराज हो गए। हम आगे चल के देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। पुष्यमित्र शुंग कौन था ब्राह्मण था। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता अशोक की अहिंसावादी नीति। ठीक है, इससे क्या हुआ, अशोक की अहिंसावादी नीति से सैनिक शक्ति कमजोर हो गई। अब सैनिक लड़ ही नहीं रहे, जब लड़ेंगे नहीं तो कैसे उनमें बाहुबल रहेगा। फिर आगे तीसरा पॉइंट,
मौर्य काल में क्या हो गया, वित्तीय संकट आ गया। वित्तीय संकट कैसे आ गया होगा, हम देख रहे हैं कि शिलालेख खुदवा रहा है अशोक, बहुत सारे स्तूप बनवा रहा है जगह जगह जगह, तो इसमें पैसा खर्च होता है। जब पैसा खर्च होगा तो राज्य की स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। फिर टैक्स की अधिकता, करों की अधिकता, सेना की विशालता, सेना बड़ी खड़ी करना है, खड़ी करोगे तो आपको टैक्स बहुत लगाना पड़ेगा, टैक्स लगाओगे किसानों पे तो किसानों की स्थिति धीरे धीरे करके कमज़ोर होती चली जाएगी। उनकी स्थिति कमज़ोर मतलब राज्य कमज़ोर हो जाएगा। फिर पांचवा पॉइंट, साम्राज्य का विस्तार। अशोक का साम्राज्य कश्मीर से लेकर मैसूर तक फैला था। अब इतने बड़े साम्राज्य पर राज करने के लिए आपको गुप्तचर बहुत अच्छे चाहिए, और सीधी सी बात है केंद्र में जो बैठा बंदा, जो राजा है, सम्राट है, उसका बहुत अच्छा मतलब होना जरूरी है। नहीं तो जैसे ये राजा कमजोर होगा, प्रांत क्या होंगे, आज़ाद होना चालू हो जाएंगे। फिर उत्तराधिकारी का दुर्बल होना, तो हम देखते हैं अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आ रहे हैं वो थोड़े दुर्बल होते चले जा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, मौर्यों की शक्ति कमजोर होती चली गई। अब बात करते हैं अशोक को महान कहने के आधार क्या है, हम अशोक को महान क्यों कहते हैं। ये 5 नंबर और 11 नंबर दोनों में आपसे पूछ सकता है। तो पहला आधार लिख के आएंगे, अशोक एक विजेता के रूप में। अशोक ने कश्मीर को जीता, कलिंग विजय करी, ये 2 युद्ध करें, और इसका साम्राज्य जो था कश्मीर से लेके मैसूर तक फैला हुआ था। तो एक और चीज़ करिएगा आप भैया, अगर ये उत्तर अगर पूछ लेना तो मौर्य काल से कोई भी उत्तर आए तो इस तरीके से इंडिया का मैप बनाना, ये मैंने गलत बनाया, तो ऐसे करके यहाँ तक ये अशोक का साम्राज्य मैसूर तक, तो ऐसे करके लिखना और इसको ऐसे करके डब्बे में बंद कर देना और यहाँ लिख देना अशोक का साम्राज्य। तो इससे क्या होगा, चेकर को अच्छा लगेगा और उसे पता चल जाएगी आपको कम से कम हिस्ट्री की जानकारी है। फिर दूसरा लिख के आओगे, अशोक महान होने के कारण क्या हो गया, अशोक भैया कुशल शासक था। क्यों था, इसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा, साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजन किया और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे सेना हो गया, प्रदेष्टा हो गया, व्यवहारिक हुई, ऐसे करके 4-5 अधिकारियों के नाम लिखे जाना। फिर अगला पॉइंट, अशोक एक सुधारक के रूप में, तो अशोक ने बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे झील खुदवा दी इसने, आपके सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवा दिया, पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा क्या हो गया, सड़क निर्माण, वृक्ष वगैरह भी लगवाए थे इसने। फिर इसने कुछ दंड विधान में सुधार किए, पशु बलि पर प्रतिबंध तीसरे शिलालेख और पहले शिलालेख के अंदर, धार्मिक सामाजिक आडंबरों पर भी इसने प्रतिबंध लगाया। तो ऐसे करके 4 पॉइंट इसमें लिख देना। फिर आता है बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में, तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। धम्म यात्रा, बोध गया तथा लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ की इसने यात्राएं करी। अहिंसा पर बल दिया अशोक ने। धम्म महामात्रियों की नियुक्ति करी। अशोक ने जन भाषा में प्रचार किया। जन भाषा कौन सी थी, पाली भाषा में इसने प्रचार करवाया भैया। और स्तूपों तथा विहारों का निर्माण कराया, जैसे कि सांची का स्तूप, तो इसने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया महान होने के लिए। फिर आता है कला संरक्षक के रूप में, अशोक ने स्तूप तथा गुहा निर्माण करवाया। स्तूप में लिखे आओगे, सांची का स्तूप का निर्माण करवाया। फिर पाटलिपुत्र में भव्य राजप्रसाद बनवाया, तो ये स्थापत्य में आ गया। श्रीनगर तथा पाटन नगर भी अशोक ने बसाया था। फिर आगे चलते हैं, अशोक जो था विश्व शांति का अग्रदूत था। इसने युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। अगर इसको आप प्रासंगिकता की बात आ जाए तो आज से जोड़ सकते हो, जैसे कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, तो हमें अशोक की धम्म की नीति अपनाकर आज पूरी दुनिया में शांति लाई जा सकती है, यह आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। वसुधैव कुटुंब नीति का पालन किया अशोक ने। चलिए आगे देख लेते हैं, राष्ट्र निर्माण करा था अशोक ने, कैसे करा। हम देख रहे हैं कि कश्मीर से लेकर मैसूर तक इसने देश को एकता में पिरो दिया। तो इस तरीके से अशोक ने पहली बार इतना बड़ा साम्राज्य का निर्माण करके भारत देश को एकता के उसमें पिरो दिया, माला में। तो दोस्तों इस तरीके से आज मौर्य काल समाप्त हुआ। कल हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, और उम्मीद करता हूँ मैंने ठीक ठाक पढ़ाया हो। अगर पढ़ाया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।